हेलो स्टूडेंट्स, एजुकेशन बर्ड्स में आप सबका स्वागत है। आप क्लास 12th में पॉलिटिकल साइंस में आज हम इकाई 4 है जो हम इसका अध्ययन कर रहे हैं खंड ए में। देखो, इसमें इकाई 4 थी जिनमें से पहली और दूसरी हमने पढ़ी ली है। तीसरी इकाई जो हमारी कट हो गई है, इसके आधार पर जो तीसरी इकाई के अंक बाहर थे 10, वो इस इकाई में जोड़ दिए गए हैं। यानी कि अब ये इकाई भार इसका कितना हो गया 20। यानी कि इस इकाई में से यानी इकाई 4 में से हमारे पूरे 20 नंबर का काम आएगा। यानी 20 नंबर का क्वेश्चन हमें इसमें से मिलेंगे। तो इस आधार पर हमारा ये जो चैप्टर ये जो हमारी इकाई है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी इस इकाई को हम मान सकते हैं। यानी कि इस इकाई में से हमारे 20 नंबर का काम हमें मिलेगा। अगर हमने इसको अच्छे से कर लिया तो 20 नंबर हमारे कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा ज्यादा हार्ड भी नहीं है और इजी चैप्टर है। और इसमें हमें देखना है भारतीय राजनीति के उभरते आयाम, यानी नियोजन और विकास नीति आयोग। हमने नियोजन देखा। नियोजन क्या होता है? सबसे पहले हमारा प्रश्न पड़ता है नियोजन क्या है। यानी कि हम कहेंगे सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया कदम क्या कहलाएगा? नियोजन कहलाएगा। नियोजन के लिए आवश्यक है कि उद्देश्य स्पष्ट हो, उसे प्राप्त करने के साधन प्रयास व्यवस्थित हो और एक अवधि तक निश्चित होने चाहिए। तो हमें समझ में आएगा नियोजन क्या है। यानी सोच समझकर किया गया प्रयास नियोजन कहलाएगा। हम देखते हैं 1950 में हमारे देश में योजना आयोग के गठन के साथ ही नियोजन के एक स्वरूप को स्वीकार कर लिया गया। यानी हमारे देश में योजना आयोग कब बना? अंडरलाइन करना 1950 में, जिसको आज हम नीति आयोग में कन्वर्ट कर दिया है। इसे हम आगे रीड करेंगे। इसी में भारत में 1950 में सरकार द्वारा योजना आयोग का गठन किया गया। मोटे रूप में हमारी किताब में भी लिखा हुआ है, इसको याद करना कि योजना आयोग का गठन कब हुआ? 1950 में। और व्हाट इज प्लानिंग? प्लानिंग समझ ही गए होंगे हमें क्या है। सोच समझकर सही दिशा में उठाया गया प्रथम कदम। नियोजन जो है इसको संसाधनों के संगठन की एक ऐसी विधि है जिसके माध्यम से साधनों का अधिकतम लाभप्रद उपयोग निश्चित सामाजिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया जाता है। यानी कि नियोजन का मतलब ये है कि जो कम संसाधन है उनका अधिकतम उपयोग लेना। योजना आयोग विधि द्वारा निर्मित एक गैर संवैधानिक निकाय था जिसका गठन 1950 में आया। अब हमारे सामने प्रश्न आता है गैर संवैधानिक निकाय, ये क्या मतलब हुआ? संवैधानिक निकाय क्या होते हैं, गैर संवैधानिक निकाय क्या होते हैं? समझ में आया कुछ? संवैधानिक निकाय वो होते हैं जिन निकायों का वर्णन संविधान में पहले से किया गया हो। जैसे हम देखा चुनाव आयोग। चुनाव आयोग क्या है? हमारा संवैधानिक निकाय है। लेकिन योजना आयोग क्या है? गैर संवैधानिक निकाय। कैसे? कि इसका संविधान में वर्णन नहीं किया गया। इसको बनाया कब? 1950 में। इसका गठन कब हुआ? 1950 में। और हमारा संविधान ऑलरेडी बन चुका था, तो इसका जो मूल संविधान है उसमें वर्णन नहीं किया गया। सुविधा के अनुसार सरकार ने भारत में विकास के लिए सोवियत रूस से अपने लिए ये प्लान एक्सेप्ट किया। अब भारत में नियोजन तथा विकास की दिशा में प्रथम प्रयास देखो, इसमें 1934 में एम विश्वरमैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। अब ये एक नंबर का प्रश्न बनता है हमारा कि प्लान इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसकी है? विश्वरमैया की। इस पुस्तक में उन्होंने आशा प्रकट की कि प्रस्तुत योजना से आगामी 10 वर्षों में राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगी? दुगनी। कालांतर में हमारा देखो 1944 में मुंबई योजना क्या है कि मुंबई में कुछ व्यापारियों ने एक योजना बनाई थी और योजना के माध्यम से अपना विकास करना चाहा था और इसी का नाम क्या पड़ गया? मुंबई प्लान। श्री मन्ना नारायण की गांधीवादी योजना। मन्ना नारायण ने भी एक गांधीवादी योजना बनाई थी। एम.एन. राय की जन आंदोलन योजना और 1950 में जयप्रकाश नारायण की सर्वोदय योजना भी इस दिशा में किए गए सार्थक प्रयास थे। कहने का मतलब ये है कि हमारे 1950 में योजना आयोग के गठन से पहले हमने इसके जो हम मूल तत्व देख सकते हैं, मुंबई प्लान में देख सकते हैं, मन्ना नारायण की योजना में देख सकते हैं, जयप्रकाश नारायण की योजना में देख सकते हैं, और तो और हम प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया विश्वरमैया की पुस्तक में भी देख सकते हैं।
इसके बाद हम देखते हैं कि नियोजन क्यों, यानी हमें वाई प्लानिंग क्यों बनानी चाहिए, क्या जरूरत है प्लानिंग बनाने की, क्या करना चाहिए, इनके उद्देश्य हम बिंदुओं से जान सकते हैं। क्या उद्देश्य है प्लान बनाने के? देखो, संसाधनों का समुचित उपयोग जिसके इनके अपव्यय को रोककर राष्ट्र विकास किया जा सके। यानी कि भारत के, हमें पता है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ, बिल्कुल उसके पास ज्यादा संसाधन नहीं थे, सीमित मात्रा में उसके पास संसाधन थे, लेकिन देश गरीब था और उसका विकास भी उसे करना था। तो विकास करने के लिए क्या करेगा? जो सीमित उसके पास संसाधन है उनका समुचित उपयोग राष्ट्र के विकास के लिए करेगा। अब दूसरा देखो, देश में व्याप्त बेरोजगारी दूर कर लोगों को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र में अधिकाधिक रोजगार के अवसर सृजित करना। हमें पता है कि हमारे देश में बेरोजगारी है, क्यों? क्योंकि हमारे पास संसाधन ज्यादा नहीं है, खेती भी हमारी ज्यादा अच्छी नहीं है, तो इस आधार पर हमारे यहाँ बेरोजगारी की स्थिति ज्यादा है। और जनरेशन के मामले में तो भारत कौन से नंबर पे आता है? सबको पता है, दूसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे कौन है? सबको पता है ना, चीन है। तो इस आधार पर बेरोजगारी को दूर करना भी योजना बनाने का एक उद्देश्य है। तीसरा है कौशल विकास देश के नागरिकों की सुसुप्त प्रतिभा को जागृत करे और परंपरागत कौशलों को नवीनीकृत रूप में विकसित करे। अब देखो, कौशल विकास, कौशल यानी कि प्रतिभा। किसी में किसी प्रकार का कौशल होता है, किसी में मिट्टी के खिलौने बनाने का भी कौशल होता है, नए नए डिजाइन बनाने का कौशल होता है। यानी नवीकृत, यानी कि जो व्यक्ति में टैलेंट होता है उसको जगाना। सुसुप्त मतलब सुसुप्त यानी सोई हुई प्रतिभा को क्या करना? जगाना। और परंपरागत कौशल, जैसे हम जानते हैं कि हमारे पुराने जो मिट्टी के बर्तनों में कढ़ाई करने, डिजाइन करने का है, न्यू कपड़ों में डिजाइन करने का, हमारे परंपरागत जो हुनर है, जो कौशल है, उनको नए रूप में विकास करना भी किसका उद्देश्य है? योजना का। चौथा, आर्थिक असमानता कम करना भी। आर्थिक असमानता कैसे? कि हमारे देश में अमीर और गरीब की खाई भी बहुत लंबी चौड़ी है, और नियोजन का ये उद्देश्य है कि अर्थ है जो टैक्स लगा करके अमीरों से लिया जाए और उस टैक्स का गरीब लोगों के लिए कल्याण का विकास किया जाए। अगला नंबर 5, संपूर्ण राष्ट्र का विकास नियोजन के माध्यम से सभी प्रांतों व क्षेत्रों का संतुलित विकास किया जाना ही लक्ष्य है। यानी कि इसका मतलब ये है कि भारत में कोई भी ऐसा कोना नहीं छूटना चाहिए जिसका विकास ना हुआ हो। प्रत्येक राज्य के क्षेत्र का विकास होना चाहिए। आय में वृद्धि, नियोजित प्रयासों से उत्पादन के अवसर बढ़ेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा और आय में वृद्धि होगी। सामाजिक उन्नति भी नियोजन का प्रमुख उद्देश्य है। समाज में हम जानते हैं कि समाज के जो भेदभाव भी है, हमारी संस्कृति में ऊंचे नीचे का भेदभाव है, अमीर गरीब में भी भेदभाव, इसका अंतर कम करना भी नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगला है राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता को संभव बनाने में नियोजन का महत्वपूर्ण। राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता क्या है? कि हम अपने कार्य में आत्मनिर्भर, अपने आप में आत्मनिर्भर हों, किसी देश पर डिपेंड ना हो। जैसे हम देखते हैं कि हम बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जो बाहर के देशों से आयात करते हैं, मंगवाते हैं, लेकिन जब हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे तो ये नियोजन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा कि अपने देश को सबसे पहले आत्मनिर्भर बनाना, ताकि किसी के सामने वो अपना हाथ ना फैलाए। अगला है सत्ताधारी दल द्वारा जनता से किए गए वादों को पूर्ण करने में नियोजन प्रयासों के लिए नियोजित निर्माण। यानी कि कोई भी पार्टी आती है, उसका एक एजेंडा रहता है कि मैं इस एजेंडे पे कार्य करूंगा। एजेंडे में क्या रहता है? क्या होता है एजेंडा? एजेंडा वो होता है कि सरकार का कार्य विधि प्रणाली, यानी कि उसका कार्य है कि अगर वो सरकार में आती है तो क्या क्या कार्यों को प्राथमिकता देगी। तो उस एजेंडे पे खरा उतरना नियोजन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हो जाता है। अगला, आर्थिक मामलों में सरकार की भूमिकाओं को स्पष्ट करने व संसाधनों के समुचित उपयोग के उद्देश्य से। यानी कि जब आर्थिक मामले सरकार की भूमिका स्पष्ट करती है कि मेरे पास कितना अर्थ है, उसको कैसे नियोजित किया जा सकता है, यानी कम से कम संसाधन, कम से कम अर्थ में अधिक से अधिक कार्य करना ही नियोजन का उद्देश्य है। अगला है जन कल्याण के कार्यों को करने की क्षमता, यानी कि जनता के कल्याण के कार्यों को करने की जो क्षमता है उसको विकसित करना भी योजना आयोग का या नियोजन का एक उद्देश्य होता है। इसके बाद देखते हैं हम भारत में नियोजन के लक्षण क्या क्या है। भारत में लोकतांत्रिक देश है ना भारत,
भारत में लोकतांत्रिक देश है जहाँ केंद्र और राज्यों के बीच क्या हो रहा है, शांति, सरकार को शांतिपूर्ण चुनाव प्रक्रिया द्वारा बदलाव स्वाभाविक रूप से ग्रहण कर चुका है। सत्ता परिवर्तन के साथ सत्ताधारी राजनीतिक दल या दलों के गठबंधन की नीतियां राष्ट्र नियोजन उसकी प्रकृति को प्रभावित करती हैं, पता है ना। संवैधानिक मूल्यों के अनुरक्षण को भी ध्यान में रखते हुए किया गया। नियोजन के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के 7 दशकों पर दृष्टिपात करें तो हमारे योजनागत ढांचे के इन लक्ष्यों को विद्यमान पाते हैं। सबसे पहले देखो, अच्छा नियोजन होता है वो राष्ट्र की समृद्धि का प्रतीक होता है। अगर हमने अच्छी प्लान बना ली तो हम क्या करेंगे, राष्ट्र का विकास करेंगे। अब उपलब्ध संसाधनों का क्या होना चाहिए, अधिकतम उपयोग। औद्योगिकीकरण का क्या होना चाहिए, क्रमबद्ध वृद्धि। क्रमबद्ध वृद्धि समझते हैं ना, क्या होती है क्रमबद्ध वृद्धि, यानी पहले छोटा उद्योग विकास, हम देखते हैं पहले कुटीर उद्योगों का विकास हुआ, फिर लघु उद्योग बने और फिर बड़े उद्योग बने, यानी क्रमबद्ध होना चाहिए, धीरे धीरे विकास होना चाहिए। कृषि एवं पशुपालन का समानांतर विकास, कृषि और पशुपालन दोनों समान रूप से विकसित होने चाहिए, उन दोनों पे समान रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक एवं संप्रेषण के क्षेत्र में तीव्र गति से आगे बढ़ना चाहिए। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक आज किसका युग है, टेक्निक का युग है। और संप्रेषण के क्षेत्र, संप्रेषण हम समझते हैं कि आज नेट से हम एक कोने से लेकर विश्व के किसी भी कोने में बात कर सकते हैं, बढ़ सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं। तो ये सब संप्रेषण के इनमें तीव्र हमें क्या करनी चाहिए, प्रगति करनी चाहिए। शासकीय कार्यतंत्र यानी नौकरशाही में पारदर्शिता होनी चाहिए, यानी कि उसमें एक तरह से पारदर्शिता का मतलब सभी को नजर आनी चाहिए, सभी को दिखाई देना चाहिए कि सरकार क्या कार्य कर रही है। भौगोलिक दृष्टि से वंचित क्षेत्रों में निवेश को प्राथमिकता होनी चाहिए और क्षेत्रीय असंतुलन को कम करने चाहिए। क्षेत्रीय असंतुलनता समझते हैं ना कि एक क्षेत्र का ज्यादा विकास हो जाए, दूसरे का विकास कम हो, तो इससे क्या होगा, क्षेत्रों में असंतुलन बन जाएगा। तो इस असंतुलन को कम करना। शिक्षा के क्षेत्र का क्या करना, आधुनिकीकरण व प्रसार। अभी हम देख रहे हैं कोरोना की दृष्टि से कि कोरोना के कारण आधुनिकीकरण शिक्षा का कुछ ज्यादा ही हो गया। सब लोग यूट्यूब पे या सामने वीडियोज के माध्यम से या फिर जो मैं आईडी किया वैसे हम सामने क्लासेस लेते हैं, डायरेक्ट हम टीचर से और स्टूडेंट से कांटेक्ट होता है। तो ये सब क्या है, शिक्षा का आधुनिकीकरण। बौद्धिक संपदा का समुचित उपयोग, हम जानते हैं बौद्धिक संपदा यानी बुद्धिक संपदा, जो व्यक्ति टैलेंटेड होता है, जिसमें अच्छी बुद्धि होती है, उसका उपयोग किस में लेना, राष्ट्र के हित में लेना, ठीक है। और कौशल विकास पर ध्यान देने का नवीनतम लक्ष्य, हम देखते हैं कि कौशल केंद्र खोले जा रहे हैं जिनकी लोगों का जो कौशल है सुसुप्त अवस्था में उसको जागृत किया जाए। हम जानते हैं ग्रामीण एरियाओं में भी बहुत सारे ऐसे इंटेलिजेंट होते हैं उनके जिनके पास अच्छा कौशल होता है, लेकिन उनको समय या परिस्थितियां ऐसी नहीं मिलती हैं कि उनका विकास हो सके, इसलिए वो क्या करते हैं, उसका विकास करने के लिए इसका कौशल केंद्र खोले गए हैं। अटल कौशल केंद्र है जो हम देखते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कौशल केंद्रों को बढ़ावा दिया। अब भारत में नियोजन की प्रकृति उतार चढ़ाव वाली रही है, यानी कभी इसका नियोजन ज्यादा हो गया और कभी कम। नीति नियंताओं के विचारों और अवधारणाओं ने भी इसे प्रभावित किया है। प्रारंभिक वर्षों में जहां तक यह अति केंद्रीकृत व्यवस्था के रूप में दृष्टिगोचर होता है, आगे चलकर उदारवादी स्वरूप धारण कर लेती है। हमने देखा वैश्वीकरण का प्रत्यक्ष प्रभाव हमारे नियोजन पर दिखाई देता है। वैश्वीकरण समझते हैं, ऐसे तो हम देखेंगे तो विश्व का एकीकरण किसके रूप में, आर्थिक रूप में। राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के साथ नियोजन की प्राथमिकताओं का सम्मेलन रहा है। सामाजिक क्षेत्र के मुद्दे जैसे कृषि, पेयजल, ग्रामीण स्वास्थ्य, ऊर्जा, साक्षरता, पर्यावरण हमारे नियोजन से ओझलने में, यानी हमने इनको प्राथमिकता दी है। आगे का हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे, इसको हम अच्छे से रीड करेंगे। इसके क्वेश्चन भी मैं बाद में तुम्हें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है इसके मैं तुम्हें बताऊंगी और इसको अच्छे से ध्यान करें। जो भी इसमें जो समझ में नहीं आए वो मुझे कमेंट बॉक्स में डालें, मैं उसका आपका सॉल्यूशन करके दूंगी। धन्यवाद।